वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 2023 के सिलेबस को कवर करेंगे। उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी है और आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे जो कि है रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट यूनिट में हमने जाना है थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करवा दिया है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग करके। आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। अगर आप फर्स्ट यूनिट नहीं देखते हैं तो आपको सेकंड यूनिट समझ नहीं आएगी, तो मैं फर्स्ट यूनिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेना चाहिए कि हम किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग स्किल्स जो है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हम इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या समझ पाएंगे, एंड रीडिंग करेंगे हम। देन एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, लाइक हम लंबे लंबे पैसेज देखते हैं उनसे कैसे डील करें। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एनालाइज, जब आपने अवश्य 11th-12th में एग्ज़ाम्स दिए होंगे जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आते थे और इसमें भी आएंगे, तो आप देखेंगे कि उनसे कैसे डील करते हैं और उन्हें कैसे एनालाइज करते हैं। देन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो है वो आपको स्वयं करनी है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर फर्दर रीडिंग है, अगर आपको और भी पढ़ने की इच्छा हो, लाइक कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो, देन आपको कुछ बुक्स सजेस्ट की गई है एंड में, वे आप पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस विच one acquires as soon as one tries to get literate, but reading is not any easy task, as reading simultaneously involves understanding and interpretation. Introduction. Reading is a process which one acquires as soon as one tries to get literate, but reading is not easy task, as reading simultaneously involves understanding and interpretation. What you are reading, लाइक पहले तो आप दो लाइनों का मतलब समझिए कि रीडिंग क्या है। रीडिंग व्यक्ति तब प्राप्त करता है, पढ़ने की क्षमता उसमें तब आती है जब वो लिटरेट हो जाता है। लिटरेट मतलब कि वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड रीडिंग से हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है, अर्थात कि अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी हमें समझ मिलती है और हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। जैसे कि अभी इस पीडीएफ में कुछ लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़कर ही समझ पा रहे हैं और इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। वट यू आर रीडिंग इज रिटन बाय यू और समवन एंड देयरफॉर अ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन योर एक्ट ऑफ रीडिंग। सो जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी और के द्वारा लिखा गया है या आपके द्वारा लिखा गया है, तो कम्युनिकेशन तो हो रही है दो लोगों के बीच, दो या दो से भी अधिक लोगों के बीच। This communication can be successful and effective only when one reads properly and understands what the writer of the piece you are reading and has tried to mean or hinted. So आप रीडिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से समझ सकते हो, जब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, अर्थात अच्छे तरीके से पढ़े और समझे कि जो आप पढ़ रहे हो, जिस बुक को पढ़ रहे हो, उस बुक का राइटर आपसे क्या कहना चाहता है या कौन सी हिंट देना चाहता है उस बुक की सहायता से या उस पीस की सहायता से जो उसने लिखा है। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस विच वी विल बी डीलिंग विद दिस चैप्टर। सो अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या पढ़ते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लाइक प्रोसेस है और हम इस चैप्टर में उससे डील कर रहे होंगे। अब यहाँ पर लर्निंग स्किल, जब आप यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे जो रीडिंग स्किल्स है, उसमें आप क्या सीखोगे, आप सीखेंगे लर्निंग लाइक रीडिंग स्किल सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है और किस तरीके से उसे समझा जाता है। रीडिंग टेक्निक्स कि किस तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सब आप समझ पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं 2.3 रीडिंग से।
So listening, speaking, reading and writing are the four main skills required to master a language. अगर आप किसी भी लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं, लाइक उसमें विद्वान बनना चाहते हैं, लेजेंड बनना चाहते हैं, तो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल है, 4 स्किल्स वो बढ़िया होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप पढ़ने में भी अच्छे हो, बोलने में भी अच्छे हो एंड लिखने में भी अच्छे हो, सुनने में भी अच्छे हो, तो आप कहीं ना कहीं दूसरों को मुकाबला दे सकोगे. दोज गुड एट रीडिंग बिकम गुड लिसनर, स्पीकर एंड राइटर. जो अच्छे मतलब रीडर होते हैं वो अच्छी तरीके से सुन भी सकते हैं एवं बोल भी सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं. Nonetheless, the fact remains that no single skill is learned in isolation. Most of the times it is combination and integration of skills. So कोई भी स्किल जो है इन चारों में से अकेले नहीं सीख सकते. या तो आप चारों एक साथ सीखोगे या इनके साथ कॉम्बिनेशन होगा. लाइक आप लिसनिंग और स्पीकिंग सीख रहे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग सीख रहे हैं, राइटिंग एंड लिसनिंग सीख रहे हैं, या फिर ऐसे इस तरीके से आप सीखते हैं. सो आइसोलेशन के साथ आप कभी नहीं सीखते. वाई डू यू रीड एंड हाउ टू रीड? These are two significant parts to be discussed in detail for attaining a good proficiency in reading. अब आप क्यों पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और ये चीज़ें जाननी आवश्यक होती है. One must know the purpose of reading a piece, literary or non-literary, before plunging into it. And after knowing the purpose, the strategy of reading should be evolved. अब आप अपने सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और इसके बाद क्या परिणाम होगा, आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस तरीके से एम होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं. अगर नहीं है तो फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाती है. रीडिंग इज़ फॉर प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रॉ लॉजिक एट्सेट्रा. सो रीडिंग क्यों करते हैं लोग? एग्ज़ाम के लिए, प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, किसी चीज़ की स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लॉजिक्स पढ़ने के लिए, एवं दूसरे भी अन्य हैं. सो अब यहाँ पर रीडिंग की टेक्निक, निंजा टेक्निक वो नहीं है, लेकिन रीडिंग की कुछ टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, what to read and what not to read is a big question and some clarity about it is extremely crucial. So आजकल क्या है, गूगल का दौर है. गूगल का दौर अर्थात किसी को भी कुछ समझ ना आए, हेलो गूगल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हेलो गूगल, हाउ टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल इक्वेशन. सो आज सभी गूगल की सहायता से अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगे हैं, क्योंकि गूगल आपको क्विकली दे देता है आंसर. और इस एरा में लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्यों पढ़े. सो उसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए. ओके, और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. रीडिंग टेक्निक्स हेल्प इन डीलिंग विथ सच सिचुएशन. सो अब कैसे पढ़े, क्या पढ़े और क्यों पढ़े, सो उसके लिए डील करने के लिए हमें रीडिंग टेक्निक्स होनी चाहिए. सो इट इज़ pertinent to know why one is reading before going into the details of how reading techniques. So सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आज पढ़ रहा था एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी बाय O.P. गाबा. सो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मैं क्यों पढ़ रहा था, ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई आई वॉज रीडिंग द बुक. सो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए पॉलिटिकल साइंस की. अब मैं पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज जब लूँगा तो उसको जानने के लिए हाउ टू रीड, अब उसको पढ़ने का तरीका क्या है वो भी तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारा पहले वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों पढ़ना है. ओके, इज़ द टारगेट कॉमन, इज़ इट स्पेसिफिक? Once this question is answered, only then the reading strategies can be decided for particular case. अगर आपके पास why clear है कि क्यों पढ़ना है, then आप अपनी जो टेक्निक है how to read की उसे implement कर सकते हैं. There are 4 main reading techniques
विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। सो 4 ऐसी टेक्निक्स है पढ़ने के लिए, निंजा टेक्निक, जो आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ते वक्त। ओके, सो फर्स्ट जो है स्कैनिंग। सो स्कैनिंग इज रीडिंग विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, अब आपके पास एक बुक है, अब उस बुक में से जैसे कि एक बुक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, उसमें अब मुझे जुडिशरी पढ़नी है, तो बुक के अंदर 800 से 1000 पेजेस है। सो उसमें से सिर्फ मैं जुडिशरी को स्कैन करके उसे ही पढ़ूंगा एक जुडिशरी की स्पेसिफिक नॉलेज के लिए। सो मतलब कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। क्या पढ़ना है वो क्लियर होना चाहिए, कैसे पढ़ना है वो स्कैनिंग की सहायता से हम देख रहे हैं। When one reads an entire text document quickly while looking for specific information, it is called scanning. जब एक व्यक्ति पूरे डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट या फिर बुक को पढ़ता है किसी एक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, इसे स्कैनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर एंड लुकिंग फॉर स्पेसिफिक न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। सो एक व्यक्ति पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसको जानना क्या होता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में। ओके, सो क्रिकेट लवर बहुत है इंडिया में एंड उन्हें जानना होता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो उनके माइंड में क्या था, उन्होंने सिर्फ पूरा न्यूज़पेपर बेशक पढ़ा है, लेकिन उनको याद क्या रहेगा, जो उनको पढ़ना था, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। यू स्कैन टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड कट ऑफ। अगर आप कुछ पढ़ेंगे किसी न्यूज़पेपर में तो आप जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कट ऑफ क्या रही है आज तक की। सो ये हो गया स्कैनिंग में। एंड सेकंड जो आता है वो है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग इज speed reading for cursory overview for general information. Going through an entire newspaper quickly through the headlines is an example of skimming. अब skimming मतलब क्या है, ski, यहाँ पर ski देखिएगा, एक वर्ड है skip, मतलब कि जो बड़ा पोर्शन होता है उसे स्किप कर देते हैं और जो हेडलाइंस होते हैं उसको ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हेडलाइन है कि रीडिंग टेक्निक। रीडिंग टेक्निक को हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, यहाँ से 2-3 लाइनें पढ़ ली और ये सब स्किप कर दिया। सो उसका मतलब हो गया स्कीमिंग। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आपने देखा कि इंडिया वॉन द मैच, ओके, इंडिया वॉन द लास्ट मैच। सो उतना ही पढ़ के आपने उसे स्किप कर दिया एंड अगले जो अगला जो आर्टिकल हो, अगली न्यूज़ हो, उसको पढ़ने के लिए चले गए, आपने पूरी डिटेल नहीं पढ़ी। तो ये ही स्कीमिंग कहलाती है। गोइंग through a data table quickly to elicit an overall idea of the topic on which data is presented in is an example of skimming technique of reading. Do not expect a deep comprehension of the written text after skimming. Reading only the headings of chapters is skipping. वही कि मैन हेडिंग पढ़ लिया आपने, अंदर डीप नहीं पढ़ा और बस उसे स्किप कर दिया। इंटेंसिव या क्लोज रीडिंग। अब इंटेंसिव या क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है, हम जो अभी कर रहे हैं, हम लाइन टू लाइन एक एक चीज़, एक एक पैरा को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम जब एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो हमारे माइंड में, अगर मैं 100% पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट 15% तो रहेगा हमारे माइंड में, और वही 15% का हम 5% भी अब अगर लिख के आते हैं तो इनफ है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है नोट्स से, पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले आप इंटेंसिव क्लोज रीडिंग कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी एंड देन आप नोट्स से पढ़िएगा, वेल गुड होगा। क्योंकि आपको इंटेंसिव रीडिंग अगर नोट्स में आप लिखेंगे तो नोट्स क्यों बना जाते हैं, ताकि आपको कम समय में पढ़ पाए। सो नोट्स में आप सिर्फ इंटेंसिव रीडिंग लिखेंगे, जो रीडिंग टेक्निक्स होते हैं उसमें आप ये नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल वगैरह। तो अगर आपको इंटेंसिव रीडिंग की क्लोज रीडिंग आपने नहीं की होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सो इंटेंसिव और क्लोज रीडिंग इज ऑफ अ स्पेसिफिक रिटन पीस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. It is going into the minute details
of a particular word, phrase, line, para, etc. For example, the words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and I miles to go therefore before I sleep, and I miles to go before I sleep, stopping by woods on a snowy evening by Robert Frost. ये था. To answer a question like what is the meaning of woods in the poem, one will adopt intensive reading techniques. अब किसी को अगर आंसर देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुड्स, यहाँ पर लकड़ी का मतलब क्या है, तो एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से अब इसकी जो स्टोरी थी उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तो वो बता पाएगा कि वुड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुड. सो वन विल अडॉप्ट इंटेंसिव रीडिंग. सो इसके लिए क्या करेगा व्यक्ति, इंटेंसिव रीडिंग की जो टेक्निक होती है उसे यूज़ करेगा. इंटेंसिव रीडिंग इज़ वेरी क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स as they pick up vocabulary, focus on structure and syntax while doing intensive reading. So intensive reading जो learner होते हैं, जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है. क्योंकि वो सिर्फ vocabulary पिकअप करते हैं, मतलब कि अच्छी कोई vocabulary मिल गई वो ले ली, एंड फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पर एंड syntax while doing intensive reading. Extensive reading is a kind of general reading for general information. Generally, this technique is used for pleasure reading, like reading a novel for pleasure. One does not mind certain difficult terms or expressions and goes on without stopping for their clarification until they become a hindrance in oral understanding. So देखिएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है. इंटेंसिव रीडिंग तो हम किसी चीज़ को समझने के लिए करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई नॉवल है, स्टोरी है, वो हम ऐसे ही सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, समझते नहीं है, सिर्फ स्टोरी पढ़ते हैं. अगर कहीं पर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम तब तक उसे समझने की कोशिश नहीं करते जब तक वो हिंड्रेंस ना बन जाए, अर्थात कि वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो और वही समझना आ रहा हो, तब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते. नहीं तो नॉवल हम लाइन टू लाइन पढ़ते ही जाते, जितनी जल्दी ख़त्म हो सके उतनी जल्दी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन इज़ आस्क्ड टू रीड अ चैप्टर बिफोर डिस्कसिंग इट इन क्लास, वन गोज़ फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द पीस. सो अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए या स्टूडेंट को कहा जाए कि आपको इस क्लास में इस टॉपिक पर एक स्पीच देनी है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग करेगा, अपने जनरल आइडिया को बढ़ाएगा एंड फैक्ट कलेक्ट करेगा. Unlike intensive reading, which is for specific purpose, it is for a generalized understanding of a piece of writing. For example, while doing an unseen passage for comprehension, one does extensive and intensive reading both. जब आप किसी पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों ही रीडिंग करनी चाहिए. For dealing with specific vocabulary related or other specific questions, intensive reading is required, but the initial first reading is taken for general idea of the passage. So पहले रीडिंग कीजिए और उसके बाद जब आपको vocabulary, specific question व related inquiry है वो intensive like रीडिंग से हो सकता है. अब यहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस चेक कीजिएगा. Briefly explain the 4 reading technique commonly used. ये कर लिया है हमने. इन वट सिचुएशन एंड टू अचीव वट टारगेट आर दीज टेक्निक एम्प्लॉयड. सो दोनों का आंसर आप दे सकते हैं वेरी इजीली. आई होप कि आपको समझ आ रहा है. नाउ रीडिंग स्किल्स. प्रोसेस ऑफ रीडिंग की रीडिंग को पढ़ने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं. इफेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रीडिंग सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग आर सक्सेसफुली मेड. First of all, a reader must know his purpose of reading, specific or general, and then accordingly choose the appropriate strategy for the same. So, इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए कि हम इस पुस्तक को अगर पढ़ रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, वाई हमारे पास होना चाहिए. एंड देन ये जो 4 टेक्निक्स हमने ऊपर पढ़ी उसको इम्प्लीमेंट करके हमें पढ़ना चाहिए, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एट्सेट्रा. अब
Pre-reading activities. Pre-reading activities work better at the initial stage of learning a language, but nevertheless they are fruitful otherwise at later stage of reading too. Like प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो कब काम आती है, जब एक व्यक्ति नया नया आया हो किसी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये फ्रूटफुल मतलब कि इसका हमें फल मिलता है जब तक हम इसको सही तरीके से यूज़ ना करें। इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी और ऐसे, talking about the title, subtitle, section, subsection, and guessing the main idea and sub ideas of it, warming up readers by asking them questions related to the theme, writer, writing technique, genre, and past knowledge of the topic, etc. So अब आप किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसकी एक हेडलाइन पढ़िएगा, उस पर रिसर्च कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको एक बुक की मैं एग्ज़ाम्पल देता रहूँगा आज, क्योंकि पूरी नाइट आज मैंने वही बुक को पढ़ने की कोशिश की है एंड मैंने बहुत हद तक उसे पढ़ा है। सो पॉलिटिकल थियरी जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मुझे उस बुक को पढ़ने से पहले क्या करना था कि अगर मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, उसका पूरा नाम था एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी बाय ओ.पी. गावबा। सो उस बुक को पढ़ने से पहले मैंने देखा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी। अब पॉलिटिकल थियरी क्या है, उसे कौन से राइटर ने लिखा है, और उस राइटर का पर्पस क्या था लिखने का, और उस राइटर ने जो लैंग्वेज यूज़ की है इन द बुक, क्या वो मैं पढ़ सकूँगा। सो लैंग्वेज भी एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। कोई बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में भी बुक्स आती है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम रीडिंग करते हैं तो हमको नॉलेज मिलती है। ओके, वोकेबलरी एंड बेसिक क्वेश्चंस like topic etc. Prepare a reader well for the main reading. Vocabulary and basic questions related to the topic also work effectively. So जब हम ये सब जान लेते हैं कि हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसका राइटर क्या है, उस बुक की लैंग्वेज क्या है, अर्थात कितने हार्ड लैंग्वेज में लिखा है, कितनी इजी है, कितनी मॉडरेट है, ये सब जब हम जान लेते हैं तो हम इफ़ेक्टिवली उस बुक को पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें कौन सी वोकेबलरी में डिफ़िकल्टीज़ आएगी एंड हम उससे ओवरकम किस तरीके से करेंगे। तो ये कार्य है रीडिंग करने से पहले का। एंड देन वाइल रीडिंग, यहाँ पर देखिएगा रीडिंग करने से पहले का कार्य। अब मैं जब आपको यूट्यूब के लिए आपकी वीडियो बना रहा होता हूँ तो उससे पहले मुझे स्वयं को इस पीडीएफ को पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आप खुद को भी समझाना है एंड आपको भी समझाना है, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा सही तो ही आपके माइंड में सही चीज़ें जाएंगी। ओके, सो रीडिंग प्री रीडिंग होनी चाहिए। वाइल रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग्स एंड in between stopping by a reader to check whether the purpose of reading is being fulfilled. If it is for pleasure, is she or he getting the storyline properly? If for a specific purpose like getting the main idea of the content, has he she got it? Is he she able to comprehend what was expected after reading etc. सो रीडिंग दो तरीके की होती है, जैसा कि पहले हमने बात की कि एक नॉवल रीडिंग होती है जिसमें जानकारी इकट्ठा नहीं करनी होती, सिर्फ टाइम पास के लिए होती है, और एक होती है इंटेंसिव या क्लोज रीडिंग जिसमें हम रीडिंग के बाद जान पाते हैं कि जब उससे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तो हम जान पाते हैं व्यक्ति से कि क्या उसने सही ढंग से रीडिंग की है या नहीं। सो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, अब रीडिंग कर लेने के बाद की एक्टिविटीज़ क्या है। आप में से और मैं खुद भी कई लोग ऐसा सोचते हैं या सोचते थे, अब इसको पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ने के बाद शायद हमारी जो सोच है वो बदल जाए। तो हम सोचते थे कि पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रिपेयर होना चाहिए एंड पढ़ने के समय। ओके, बट पढ़ने के बाद हम किस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ को याद रखें, वो भी एक मेन पॉइंट होता है। सो यहाँ पर आफ्टर रीडिंग अ रीडर may ask oneself certain questions, or some questions may be posed by a teacher in case of guided reading, so that the reader is able to form an opinion about the content and can rewrite or present. So पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन मन ही मन अपने दोहराओ। जैसे कि अभी हमने पढ़ी
लाइक ये रीडिंग टेक्निक्स। उसके बाद यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस आ गया। तो यही तो वो टेक्निक है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 रीडिंग टेक्निक्स ऑफ कॉमनली यूज्ड। सो यही तो टेक्निक है। पढ़ने के बाद क्या करना है हमें कि जो हमने पढ़ा है उसी के क्वेश्चन बना के उसको माइंड में दोहराओ, कहीं लिख लो, जो कर सको वो करो। प्रोसेस ऑफ एनालाइज। अब हम किसी चीज़ को एनालाइज क्या किस तरीके से करें। अ केयरफुली एनालिसिस ऑफ एनी लिटरेरी टेक्स्ट वुड इन्वॉल्व लुकिंग एट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब हम जब किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम उसे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से देखते हैं कि हमें इस बुक को पढ़ना है, लेकिन जब हम उसे सही ढंग से एनालाइज करते हैं तो हमें वहाँ पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स मिलते हैं। उसमें एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग, रेफरेंशियल मीनिंग, कैनोटेशनल मीनिंग, सोशियो कल्चरल मीनिंग। सो 4 चीज़ें आ जाती है। लेट्स लुक एट दीज ब्रीफली। अब इन पर देखते हैं, इन चारों मीनिंग को एकदम संक्षिप्त में देखते हैं। एनालिसिस ऑफ ग्रामेटिकल मीनिंग वुड बी एंटायरली लिंग्विस्टिक इन नेचर. This would involve carefully looking at the different subparts constituting a sentence, the word order and other grammatical signals. So grammatical signals में क्या होता है कि जिस ऑथर ने इसे लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी। भाषा मतलब कि जैसे कि इंग्लिश ही है, इंग्लिश के भी बहुत से एक्सेंट है, जैसे यूएस का एक्सेंट अलग है, यूके का एक्सेंट अलग है, इंडियन एक्सेंट ऑलरेडी हैज़ बिकम अ डिफरेंट। सो इसका क्या मतलब है कि उसमें वर्ड किस तरीके से यूज़ किए गए हैं, तो ग्रामेटिकल सिग्नल्स को हमें समझना है। फॉर इंस्टेंस द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 फ्रेजेस, थ्रो इन, थ्रो अ बॉल, अ गुड थ्रो, इज़ नॉट लेक्सिकल इन नेचर बट अ रिजल्ट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो देखिएगा, थ्रो इन का मतलब अलग होता है, थ्रो अ बॉल का मतलब अलग होता है, अ गुड थ्रो का मतलब अलग होता है। लेकिन इन सब में एक स्टूडेंट जो लर्नर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में थ्रो आ रहा है। थ्रो का मतलब फेंकना समझ सकता है, एक अच्छा फेंकना, लाइक फेंकना अंदर, या फिर थ्रो अ बॉल, एक बॉल को फेंकना, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये होते हैं फ्रेजल वर्ड्स जो हमें समझने चाहिए। थ्रो अ बॉल तो है, उसका मतलब तो है कि मैंने एक बॉल फेंकी, लेकिन अ गुड थ्रो और थ्रो इन का मतलब डिफरेंट होता है। सो हेलीकॉप्टर चल रहा है आसमान में अभी, सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। लेक्सिकल इन नेचर बट अ रिजल्ट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो ये एक रिजल्ट है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का। नाउ टू लुक एट रेफरेंशियल मीनिंग which person to extra linguistic features. Let us consider a specific reference to an event. The Home Minister wrote to the Defense Minister about the recent spate in terrorist activities in Mumbai. He stressed on the need for improving patrolling around sensitive area there. He, अब यहाँ पर ही का मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखिएगा, रेफरेंशियल मीनिंग का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर द होम मिनिस्टर, लेटर किसने लिखा था? होम मिनिस्टर ने। तो फिर स्ट्रेस कौन करेगा? ही करेगा ना। ही कौन है? होम मिनिस्टर। सो ये बातें हमको ध्यान रखनी है एक चीज, लाइक एक बुक को पढ़ते वक्त, कि किसके द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद जब ये लाइक प्रोनाउन में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है। ही का मतलब, he in the second sentence refers to the home minister and not the other. There refers to a specific location in Mumbai. So there का मतलब भी वही हो गया कि खतरा कहाँ पर था? मुंबई में। सो मुंबई की एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में ही बता रहे होंगे। तो ये होती है रेफरेंशियल मीनिंग। कैनोनेटिव मीनिंग का मतलब होता है वुड रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू एसोसिएटेड विद अ सर्टेन वर्ड। फॉर इंस्टेंस the word fire, while actually standing for a physical event that burns, might be used to cannot the idea of intensity of ambition. Similarly, the color white may cannot in innocence, purity of peace or peace, depending upon its context. Finally, looking it like a, जो वर्ड है उसके भी मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। फायर का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को फिजिकली जलाना, और माइट भी इंटेंसिव या एम्बिशन हो सकता है। लेकिन वाइट का मतलब ये नहीं हो सकता कि इनोसेंस, प्योरिटी और पीस से। ये डिपेंड करता है कि उस ऑथर का क्या मतलब है
उस बुक को लिखने से पहले। फाइनली लुकिंग एट द सोशो कल्चरल मीनिंग, अब सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब को जानते हैं, which is basically social and cultural significance attached to a certain words to expression. For instance, the color white discussed above, when used to describe a Hindu woman's clothing, would refer to her state of being a widow. So जब हम सोशो कल्चरल की बात करते हैं तो हमने एक कलर को पढ़ा ऊपर वाइट। सो वाइट अगर देखा जाए तो किसी धर्म में वो होता है शादी का प्रतीक, लेकिन अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो उसमें जो विधवा औरतें होती है वो वाइट कलर की साड़ी वगैरह पहनती है। सो वाइट कलर सोशियो कल्चरल डिफरेंस में अलग होता है। दिस मीनिंग विल नॉट बी अवेलेबल टू से अ पर्सन फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर वेयर अ वुमन गेट्स मैरिड वेयरिंग वाइट अटायर। सो वेस्टर्न कल्चर में जब शादी करते हैं लोग तो वाइट कलर के वो अटायर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। Hence, we can say that a careful observation and analysis of word, phrase, expression is of primary importance in the analysis of a text. So, जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके फ्रेज, वर्ड्स, एक्सप्रेशन एट्सेट्रा को। सो आज प्रोग्रेस चेक करेंगे कि व्हाट एस्पेक्ट शुड यू पे अटेंशन टू वाइल एनालाइजिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट, कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो पढ़ना है। सो नेक्स्ट रीडिंग करते हैं एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन। सो लेट रीड अबाउट एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रिहेंशंस, कि अब जो लंबे लंबी बुक्स होती है, लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं, उसको कैसे डील करें, उसके साथ कैसे डील करें। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज़ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश सीखने के लिए, तो उस लैंग्वेज को सबसे पहले समझना चाहिए कि इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, किस तरीके से यूज़ की जाती है और कितने एक्सेंट में यूज़ की जाती है। What we call comprehension exercise are in fact a test of this understanding. A comprehension exercise consists of a passage on which questions are set to test a pupil's ability to understand the content of a given text and to infer information and meaning from it. So जब एक व्यक्ति की लैंग्वेज का पता कैसे लगाया जाता है कि क्या उस व्यक्ति को ये लैंग्वेज आती है या नहीं, तो एक पैसेज दे दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा 11th-12th में हमेशा पैसेज आता था और वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते थे और वो क्वेश्चन जो होते थे वो रिलेटेड होते हैं इस पैसेज से। सो आप क्या इस पैसेज से रीड करके इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं, वो हमें पता चलता है आफ्टर रीडिंग द पैसेज। Read the passage quickly once to get a general idea of the theme. When you do this, do not be preoccupied with answering particular question. So पैसेज को जल्दीबाजी में पढ़े और एक बार पढ़े ताकि उसकी थीम आपको समझ पाए कि क्या है थीम इस पैसेज की। एंड देन आप फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो तुरंत आप आंसर के क्वेश्चन ढूंढने में ना लग जाए। रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। दोबारा से पैसेज को पढ़े धीरे और ध्यानपूर्वक, जिससे कि क्या होगा, इफ़ यू कम अक्रॉस अ वर्ड यू डोंट नो, ट्राई टू वर्क आउट इट्स मीनिंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। उससे क्या होगा, आप किसी वर्ड से मिलोगे जो आपको नहीं आता होगा, फिर उसको समझने की कोशिश करो। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रीड द पैसेज अगेन। फिर वो 2 रीडिंग हो गई, देन आप क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप क्या करो, दोबारा से पैसेज पढ़ो। लुक एट द क्वेश्चंस एंड वर्क आउट मेंटली द लोकेशन इन द पैसेज वेयर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच आंसर लाइज। Do not start writing immediately. The most useful work is done while you make yourself familiar with the passage and the question. So एकदम से स्टार्ट मत करो लिखना। देखिएगा 2 बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। जो फर्स्ट रीडिंग करो वो थॉरली करो, एकदम स्पीड में करो, सिर्फ समझो थीम क्या है। देन केयरफुली पढ़ो, देन क्वेश्चंस पढ़ो एंड देन दोबारा से पैसेज की रीडिंग करो। उससे क्या क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे एंड आपको जो जिसके आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेजेस से,
वो आपको समझ आ चुका है। रीफ्रेज द क्वेश्चन इन अ सिंपल टर्म, अगर उसकी टर्म बहुत हैवी है, मतलब कि बहुत हार्ड है, तो उसे रीफ्रेज करो, मतलब कि उसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसे डिकोड कर दो। वेरी ऑफन द स्टूडेंट जस्ट ग्लैंस थ्रू द क्वेश्चन विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर फुल इम्प्लीमेशन, सो कॉन्सिक्वेंटली दे फेल टू गिव कंप्लीट आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं और तुरंत ही पैसेज पढ़ते हैं, कोई एक दो वर्ड मैचिंग के मिल जाते हैं, उसे ही आंसर के रूप में लिख देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए, जिससे कि हम एकदम सटीक और सही आंसर दे पाए। मेक श्योर व्हाट यू राइट इज़ रेलेवेंट, जो आप लिख रहे हैं वो सही है, वो आपको श्योर होना है। एंड यूज़ योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, सो अपने स्वयं के वर्ड लिखे जब आप किसी चीज़ का आंसर दे रहे होते हैं, चाहे पैसेज से लिख कर रीड कर दे रहे हैं या किसी भी चीज़ से, तो अपने वर्डों का यूज़ करें। सो यहाँ पर ये इतना रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको समझ नहीं आएगा वो हम देख लेंगे। सो इतना पैसेज को पढ़िएगा एंड देन उस जो आंसर है उसे समझिएगा और अपने वर्डों में, पैसेज की लाइंस का भी यूज़ कीजिएगा, लेकिन अपने वर्डों में आप जितना लिख पाओ उतना अच्छा है। देन कीप टू द फैक्ट गिवन इन द पैसेज, सो जो फैक्ट दिए गए हैं पैसेज के अंदर, उस पैसेज के फैक्ट को कीप रखो, मतलब कि ध्यान में रखो। जैसे कि कोई बताया गया है कि इंडिया सेलिब्रेट्स 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे, सो ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, उस फैक्ट को अपने आंसर में उतारो। तो उस तरीके से पैसेज के जो फैक्ट है उनको भी लिखो। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो, सो पूरे ही सेंस में आंसर करे, आंसर कंप्लीट करे। समटाइम्स यू कुड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल वर्ड, बट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली इन गुड इंग्लिश, दैट इज इन अ कंप्लीट सेंटेंस। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कंप्लीट आंसर देना है। जैसे कि व्हाट डिड ही सीज इतना नहीं बोलना, हमें पूरा आंसर देना है। जैसे कि ही सीज यहाँ पर बता सकते हैं ही सीज फिश, वो मछलियों को देखती है, दैट काइंड ऑफ हमें बताना है। आंसर इन द सेम टेंस एज दैट ऑफ द क्वेश्चन, एग्जाम्पल व्हाट डज ही सी, he sees something, what did he see, he saw a big man, तो पूरा आंसर दीजिएगा। when you have written your answer you should always refer back to the question and check whether your answer is relevant and complete in all respects, so जब आप लिख लेते हैं देन आपको रीचेक करना चाहिए कि क्या आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एनालिसिस करते हैं। The suggestions given at the end of the following comprehension exercise should serve as guidelines while answering question, जो अंत में हमें comprehension guidelines मिलेंगी कि पैसेज को क्या करना है क्या नहीं। तो उससे पहले read the following passage carefully and then answer as far as possible in your own words. Question that follow before reading the suggested answer given at the end of the exercise. You should answer the question yourself, then compare your own response with the suggestion. My life was fulfilled on my 4th birthday. So, by which I mean everything that has happened since has been an anticlimax and has failed to match to the joy and satisfaction I experienced that day. On that day, my mother had taken me for a holiday to Bishop's Hull, a small village outside Taunton, a farm laborer who lived in an adjoining cottage. So पैसेज को आप पढ़कर एक्सरसाइज जो है वो आप स्वयं जितना करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसमें क्या था कि फर्स्ट यूनिट जो थी वो हमें बहुत ही केयरफुली समझनी थी, बाकी जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि थर्ड यूनिट में हमें राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन है इस पैसेज के, आप पढ़ लीजिएगा एंड आंसर कीजिएगा। ओके,
सो सजेस्टेड आंसर ये है कि किस तरीके से उनके आंसर लिखने से। सो हमने जितना पढ़ा तो उसमें क्या था कि एक बच्चा था जिसके बर्थडे पर, उसके 4th बर्थडे पर उसके जो जितनी भी विश थी उसकी ज़िंदगी वो फुलफ़िल हो गई। उसकी मम्मी उसे कहीं लेकर गई थी बाइशॉप्स हल में, एंड वो स्टोरी थी किसी की बर्थडे से रिलेटेड थी। फर्स्ट रीडिंग में हमने ये समझा। तो इस तरीके से हमें समझना है, एंड देन सेकंड रीडिंग करनी है, एंड देन क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड देन फिर दोबारा रीडिंग करनी है। तो इस तरीके से था। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके के आंसर देने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है। द 2 इम्पॉर्टेंट आइडियाज टू कंटेन इन द आंसर आर द प्रेयर एंड द इमेज ऑफ गॉड अ ग्रोसर। आंसर above has too many of the original words from the passage and thus it does not prove to be the candidate's own answer. So हमें अपने ही अपनी ही भाषा अपनी ही शैली में लिखना है, अर्थात अपनी भाषा हिंदी में नहीं लिखना है। मतलब कि हिंदी, गुजराती, मराठी, वट एवर योर मदर टंग इज़, हमें किस में लिखना है? हमें लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, अपने शब्दों में जो हमें पता है। ओके, a fish, the author considered that these events made him to expect to be lucky and always to get what he wanted. This incident has also caused other difference in his outlook towards life. So here is exercise, और एक्सरसाइज आप जितना स्वयं एक्सरसाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होगा, 3, 4, 5 पैसेज होंगे और उन्हें रीड कर कर आपको आंसर देने हैं। और मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आप एक्सरसाइज कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें रीडिंग करनी है, वो हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में वीडियो के, एंड हाउ टू आंसर ये हम पढ़ चुके हैं। और अब आपको अपना सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है और आपको एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ पर फर्दर रीडिंग है। अगर आप पढ़ना चाहे तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। और हम अब जाएंगे 3rd, जो कि है राइटिंग स्किल की ओर। 3rd यूनिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।